गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट प्रथम की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपको ऑनलाइन क्लासें पसंद आ रही होगी और आपको जो व्याख्यान है वो समझ में भी आ रहा होगा। और इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना बना हुआ है बीए पार्ट फर्स्ट का, उस पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और उस पे आप ये मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से इसमें सुधार किया जाए और किस तरह से हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु का अध्ययन कर रहे हैं और मनु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज की हम क्लास में मनु के अनुसार मंत्री परिषद क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मंत्री परिषद क्या है? मनु ने स्वीकार किया है कि मंत्री परिषद राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य होती है। वह इससे युक्त राजा ही धर्म दंड का उचित प्रयोग कर सकता है। मनु ने शासकीय शक्ति को अकेले राजा द्वारा प्रयोग किए जाने को अनुचित और अव्यवहारिक माना है तथा स्पष्ट किया है कि शासकीय शक्ति का प्रयोग संस्थागत रूप से ही किया जाना चाहिए। हमने पिछली उसमें भी देखा था कि मंत्री परिषद कैसे नियंत्रित करती है राजा को। तो मनु ये कहता है कि राजा को अपनी शासकीय शक्ति का प्रयोग अकेले में नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके मंत्री परिषद से राय लेकर उसके परामर्श से ही कार्य करना चाहिए। इसलिए मंत्री परिषद बहुत आवश्यक है। अतः मंत्री परिषद आवश्यक है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि अपनी सहायता के लिए 7-8 मंत्रियों को नियुक्त करे और उसकी सहायता से शासन का संचालन करे। मनु ने कहा है कि राजा कितने मंत्री? 7-8 मंत्रियों को नियुक्त करें और उसकी सहायता से ही शासन का संचालन करें। अब है मंत्री परिषद की हेतु योग्यताएं क्या है, मंत्री पद के लिए योग्यताएं क्या है, मंत्री परिषद पर के पद पर नियुक्त होने के लिए या मंत्री के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो मनुस्मृति में मंत्री का उच्च कुल में उत्पन्न होना, शास्त्रों का ज्ञाता, सूरवीर, शस्त्र विद्या में निपुण, धर्मात्मा और विद्वान होना आवश्यक माना है। शास्त्र यानी जो वेद है, वेद शास्त्र है, हमारे धर्म शास्त्र है, उसका ज्ञाता होना जरूरी है। सबसे पहले उच्च कुल में उत्पन्न होना। ये एक मनु के संदर्भ में अगर हम आगे जब जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक निम्न कुल अर्थात शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की बात नहीं मानता, सही नहीं मानता उसको। इसलिए मंत्री कैसा होना चाहिए? उच्च कुल में उत्पन्न ही होना चाहिए। उसके अनुसार उसको शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, सूरवीर होना चाहिए, उसको शस्त्र विद्या आनी चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए और विद्वान होना चाहिए। इसके साथ ही मनु ने मंत्री को बुद्धिमान, स्थिरचित अर्थात आपत्ति में भी न घबराने वाला, शत्रु पक्ष के दबाव में आकर भी राज्य के खिलाफ आचरण न करने वाला, आलस्य रहित, ज्ञानी व अपने कार्य के प्रति उत्साही होना आवश्यक माना है। बुद्धिमान हो, स्थिरचित हो अर्थात आपत्ति आने पर घबरा नहीं जाए और शत्रु पक्ष में के दबाव में आकर राज्य के खिलाफ कोई आचरण नहीं करे, आलस्य रहित हो, ज्ञानी हो और अपने कार्य के प्रति उत्साह उसमें होना चाहिए। मनु ने शूद्रों को मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए मना किया है, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। ये एक अपवाद है और मनु की इस आधार पर बहुत आलोचनाएं भी होती है कि वो शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने के खिलाफ है, चाहे वो ज्ञानी ही क्यों ना हो। मनु ने विशिष्ट मंत्रियों के लिए, जो मुख्य जो विशिष्ट मंत्री होते हैं उनके लिए सूरवीर, उत्साही, उच्च कुल में उत्पन्न होना, शुद्ध चित्त अर्थात रिश्वत न लेने वाला आदि विशिष्ट गुणों को आवश्यक माना है कि जो विशिष्ट मंत्री है उसमें कुछ एक्स्ट्रा गुण भी होने चाहिए। अब है मंत्रियों के कर्तव्य व अधिकार। मनुस्मृति में मंत्रियों के विशिष्ट दायित्वों के संबंध में विस्तृत विवेचन तो नहीं किया गया, फिर भी मनुस्मृति के अध्ययन के आधार पर मंत्रियों के निम्नलिखित दायित्व सामने आते हैं कि क्या क्या उनके दायित्व, क्या क्या उनकी ड्यूटीज है। पहला, प्रजा व राज्य कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करना। प्रजा क्या कार्य करती है और राज्य के कर्मचारी क्या कार्य करते हैं, उस पर उनका निरीक्षण करना मंत्रियों का कार्य है। राजा मंत्रियों के साथ संधि, विग्रह स्थान, दंडकोष, समुदाय आदि के बारे में
मंत्रियों से विचार विमर्श करें, अर्थात संधि समझौता करना है, युद्ध लड़ना है किसी राज्य से, दंड और कॉज के बारे में कि दंड किस स्थान पर और किस स्थिति में और कितनी मात्रा में दिया जाए, कोष की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, समुदाय अर्थात स्वर्ण और धान्य का कैसे राज्य में संकलन हो, उसका उपयोग हो, आदि के बारे में भी मंत्रियों से विचार विमर्श करने चाहिए राजा को। राजा के समक्ष नीति निर्णय के किसी प्रसंग में धर्म संकट उपस्थित होने पर उसे मंत्रियों की सहमति से धर्म के मार्ग को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर कोई धर्म नीति का प्रसंग उपस्थित हो गया और उसमें राजा धर्म संकट में है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों के सहमति से उसकी राय लेकर के ही कार्य करना चाहिए। मनु ने राजा को मंत्रियों से दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए दूतों के कार्यों और गुप्तचरों के निरीक्षण आदि का कार्य के संदर्भ में भी मंत्रणा करने की राय दी है। साथ ही ये भी कहा है कि वह अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करते हुए परामर्श दे राजा को। तो विदेशों में गुप्तचर, दूतों की नियुक्ति आदि के संदर्भ में उसको राय करना जरूरी है। कोई धर्म संकट उपस्थित हो जाए राजा को के सामने, तो उसमें मंत्री उसको परामर्श दें, और धर्म कोष के बारे में, दंड संधि विग्रह के बारे में मंत्री राजा को परामर्श दे। अर्थात जो मुख्य जो नीतियां हैं राज्य की, उसके संदर्भ में राजा के लिए यह आवश्यक है कि वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करे। अब मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली क्या होनी चाहिए। मनुस्मृति में शासक द्वारा मंत्री परिषद से परामर्श लेने की 2 विधियां बताई है। नंबर 1, मंत्री परिषद के अलग अलग सदस्यों द्वारा अलग अलग गोपनीय विचार विमर्श। राजा कुछ मामलों में मंत्री परिषद के अलग अलग सदस्यों द्वारा अलग अलग गोपनीय रूप से विचार विमर्श करे। दूसरा है संपूर्ण मंत्री परिषद द्वारा सामूहिक विचार विमर्श, अर्थात अकेले में विचार विमर्श और सामूहिक विचार विमर्श। मनु ने कहा है कि शासक को महत्वपूर्ण जटिल समस्याओं पर मंत्री परिषद के सदस्यों से पृथक पृथक एकांत में गोपनीय मंत्रणा करनी चाहिए और सबसे मंत्रणा करने के बाद स्व विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अर्थात जो महत्वपूर्ण विषय है उनमें राजा को अलग अलग मंत्रियों से अलग अलग जगह पे ही मंत्रणा करनी चाहिए और उसके बाद में अपने विवेक से डिसीजन लेना चाहिए। जबकि सामान्य शासकीय कार्यों में सामूहिक परामर्श लेना चाहिए। जबकि जो सामान्य कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, उसमें सभी मंत्रियों को एक साथ बैठाकर सामूहिक परामर्श लिया जा सकता है। अब मंत्रणा की गोपनीयता कि जो मंत्रणा की गोपनीयता का मतलब ये होता है कि राजा मंत्रियों से जो भी परामर्श ले या जो मंत्रणा ले, जो परामर्श करे, वो गोपनीय होना चाहिए। अगर राजा के मंत्र को, उसकी मंत्रणा को, उसके विचार को, उसकी राय को अगर कोई व्यक्ति दूसरा जान जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो गोपनीय नहीं रहेगी चीज और शत्रु उसका फायदा उठा सकता है। इसलिए मंत्रणा की गोपनीयता बहुत आवश्यक है। मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता को महत्वपूर्ण माना है। मनु के अनुसार जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग नहीं जानते, वह राजा कोष से हीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता है। अर्थात जिस राजा की मंत्रणा को गोपनीय रख सकता है वो राजा, वो संपूर्ण पृथ्वी का कोष से हीन होने पर भी उपभोग कर सकता है। अर्थात उसको मन में ही ऐसी चीजें, मंत्रियों को राज्य की कुछ गुप्त चीजें होती है जिसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। मंत्रणा की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें बताई मनु ने कि मंत्रणा समय के संबंध में राजा को परामर्श दिया है कि वह मध्याह्न या अर्धरात्रि में मानसिक खेद या अशांति से रहित होकर मंत्रणा करे, क्योंकि यह समय लोगों के सोने का समय होता है, अतः व्यवधान कम पड़ता है। सबसे पहली चीज बताइए कि मंत्रणा का समय क्या होना चाहिए। मंत्रणा या उसे परामर्श लेने का, जो मंत्रियों से परामर्श लेने का समय है, वो कैसा होना चाहिए। या तो मध्याह्न हो अर्थात दोपहर का समय हो, या अर्धरात्रि का समय हो, और उस टाइम राजा मानसिक खेद से मुक्त हो, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं हो, अशांति नहीं हो मन में, और ऐसे समय में वह मंत्रियों से परामर्श ले, क्योंकि यह समय ऐसा होता है जब व्यक्तियों के सोने का समय होता है और इस टाइम व्यवधान कम से कम आएगा। तो ये सबसे पहली बात हो गई, मंत्रणा का समय क्या होना चाहिए। अब मंत्रणा स्थल कैसा होना चाहिए। मंत्रणा स्थल के लिए मनु निर्जन वन,
मतलब जो सुना वन हो, पहाड़ या एकांत महल को उचित मानता है, क्योंकि ऐसी जगह पर व्यक्ति जल्दी से पहुंच नहीं पाते, दूसरे लोग नहीं पहुंच पाते। मंत्रणा की आवश्यक परिस्थितियों के लिए मनु ने कहा है कि मंत्रणा स्थल से बुद्धिहीन, मूक बधिर, तोता मैना आदि पक्षी, अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति, रोगी, स्त्री, अपंग आदि को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी अस्थिर बुद्धि के कारण अपमानित होने पर मंत्र को अन्यत्र बता सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें बताई कि इन लोगों को मंत्रणा स्थल से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग मतलब दूसरी जगह मंत्र को बता सकते हैं। विद्यार्थियों, एक चीज मुझे भी खटकी है और शायद आपको भी खटकनी चाहिए कि वो स्त्रियों को भी इससे दूर करना चाहता है। तो निश्चित रूप से ये एक आलोचना का विषय है कि आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्त्रियां बहुत ही बुद्धिमत्ता का और उसका परिचय दे रही है। तो ऐसी स्थिति में मनु का ये विचार उसका व्यक्तिगत विचार है, हमें इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। एज ए थिंकर हम उनको पढ़ेंगे, सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे विचार आपको ऐसे हो सकते हैं, ऐसे मिले जिसमें हम सहमत नहीं हो, तो ऐसे में हमें विवेक से कार्य लेते उस पर विचार करना चाहिए। तो वही कहता है कि ये सब लोग अगर मंत्रणा को सुन लेंगे तो वो कहीं और जाके बता देंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि अस्थिर होती है। इस प्रकार मनुस्मृति में मंत्री परिषद की व्यवहारिक और प्रभावपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है, अर्थात मंत्री परिषद की विस्तृत विवेचना की गई है और मंत्री परिषद का एक राजा के लिए क्या उपयोगिता है उसकी, इसके बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। विद्यार्थियों, आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ के अपने नोट्स तैयार करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।